नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं उन राज्यों की जिनमें एक बार फिर से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि इन राज्यों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि जैसे जैसे मामले ऊपर जाएंगे इससे हमारे देश का जो एक क्यूमुलेटिव कुल ग्राफ है वो भी ऊपर जाएगा। आपको बता दें, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें एक बढ़त देखी जा रही है। इसके अलावा केरल लगातार डबल डिजिट में, आप देख लीजिए 14,539 आप देख सकते हैं कि नए मामले रिपोर्ट किए हैं, और कुछ इसी रेंज में पिछले कुछ वक्त से ये मामले आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में 7,000 से ऊपर का आंकड़ा देख रहे हैं, बीच में 9,000 के पास भी पहुंच गया था, लेकिन यहां पर भी मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि मामले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों ने भी चिंता बढ़ाई हुई है। यहां पर जो जंप देखा जा रहा है, यानी कि पहले के मुकाबले जो बढ़त देखी गई है उसकी प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो और यही बात है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल चिंता जाहिर की। उन्होंने बात की इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और उनको बताया कि तीसरी लहर से बचना जरूरी है। और आपको बता दें कि ये वो राज्य हैं जहां पर जब दूसरी लहर आई थी तब मामले उतने ज्यादा नहीं थे। तो ऐसे में यहां पर अब इन मामलों का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर दीपा देववर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कोविड नोडल अधिकारी हैं त्रिपुरा के। आप दोनों का शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूजा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जब आप इन नंबर्स को देखती हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही राज्यों में ये नंबर बढ़ रहे हैं, केरला के नंबर चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल। अगर हम देश में कोरोना के केसेस देखें तो हाल ही में 31,004। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं, बोलिए। अच्छा, 31,000 केसेस आए हैं, और ये वैसे तो पिछले ऑलमोस्ट 118 डेज में सबसे कम है, पर ये 30,000 हर दिन 30,000 केस आ रहे हैं। यहाँ हम देखना चाहेंगे कि किसी देश यहाँ पे कोरोना की आर वैल्यू या रिप्रोडक्टिव वैल्यू की हम बात करें तो आर वैल्यू जो मिड में से मिड जून के बीच में 0.77 थी देश में, मतलब एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, ये आर वैल्यू होती है। ये पिछले हफ्ते बढ़कर 0.88 हो गई है। मतलब 100 केसेस में 88 नए केसेस हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और अगर हम जैसा कि आपने अभी बताया कि केरला और नॉर्थ ईस्ट, केरला में यही आर वैल्यू 1.1 के करीब है, यहाँ 13,000 केसेस पर दिन आ रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, अरुणाचल में 1.14, 1.15। इसका ये मतलब है कि जो रेट ऑफ डिक्लाइन है इन्फेक्शन का वो नहीं हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। एंड अगर हम बेसलाइन की बात करें किसी एपिडेमिक को कंट्रोल करने की, तो वो होता है कि हर दिन 10,000 से कम केसेस आए 3 कंसेक्यूटिव हफ्तों के लिए जी। और हम अपने देश में देख रहे हैं कि 30,000 हर दिन चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक ग्राफ्स भी दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मामले ऊपर जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मामले अभी ऊपर जा रहे हैं, केरल का ग्राफ भी हल्का हल्का ऊपर जाना शुरू हो गया, असम में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो डॉक्टर देव वर्मा, ये जो ग्राफ ऊपर जाएगा अगर इनका, तो फिर इवेंचुअली देश का ग्राफ भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वही फ्यूल करता है, वही उसको पूरी ऊर्जा देता है जिस ग्राफ को ऊपर ले जाता है। हाँ, आपने ठीक ही बोला है। अभी अभी जो आपने ग्राफ में जहाँ पे केसेस इंक्रीज देख रहे हैं, तो इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के जो सिनेरियो है, अगर आप देखेंगे, जब पहला वेव और सेकेंड वेव जब भी आया है इंडिया में, जब भी इसका प्रभाव आया है, तभी ये केसेस वेस्ट और नॉर्थ इंडिया से शुरू हुआ है। 2020 में भी देखिएगा, 2021 में जब सेकेंड वेव शुरू हुआ है तब से। बाय द जियोग्राफिकल कंडीशन के वजह से नॉर्थ ईस्ट में हमेशा जो केसेस आना शुरू हुआ है, वो देखिएगा करीब 1 से 2 महीने के बाद ही इफेक्ट आना शुरू हुआ है। जैसे मैं अपने राज्य त्रिपुरा के लिए बोल रहा हूँ, त्रिपुरा में क्या हुआ, त्रिपुरा में जो फर्स्ट केस 2020 में आया है वो है 6 अप्रैल को आया है। तो इसका मतलब जब इंडिया में केसेस आना शुरू हो गया था जनवरी फरवरी में, वो वहां पे
केसेस अप्रैल में आया है। तो यहाँ पे जो इश्यूज आ रहा है नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों के लिए कि यहाँ पे केसेस अब बढ़ रहा है या पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है बाकी राज्य के हिसाब से, भारत इंडिया के, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली इफेक्ट बाद में आया है। तो जिस तरह से ट्रेंड देखा जा रहा है और मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि अगले हो सकता है 2 से 3 हफ्ते में केसेस नॉर्थ ईस्ट में कम हो सकता है। अगर वायरस अपने को म्यूटेशन ना करे तो, वायरस अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का सिनेरियो कैसे बनेगा। क्योंकि और जो आर वैल्यू ने का जिक्र किया है आपने, जहाँ पे 1.05 आपने बताया है, तो ये पिछले कल ही ये 1.02 तक आ गया है। तो डेफिनेटली वी आर एट द एटलीस्ट जो सेकेंड वेव का मीट को क्रॉस करके टुवर्ड्स द एंडिंग के आसपास हम लोग नॉर्थ ईस्ट एक्सपेक्टेड जा रहा है जी। तो उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में ये ग्राफ डाउन होगा नॉर्थ ईस्ट के वजह से जी। तो थोड़ा सा डिलेड एक तरीके से सेकंड वेव आता है, यहाँ वहां पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाता है। ये मैं समझ गई। पूजा, केरला बहुत ही एक अजीब सा एग्जाम्पल भी बन जाता है क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन का दर बहुत अच्छा है, टीकाकरण तेजी से हो रहा है अगर देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले देखें, लेकिन वहीं वहां पर इतना ज्यादा केसेस भी आ रहे हैं। तो राज्य छोटा है, राज्य की जनसंख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि घनत्व जनसंख्या का बहुत ज्यादा है। क्या इसका कोई असर पड़ता है? क्योंकि आप देखें तो महाराष्ट्र के भी मामले ज्यादा हैं, केरला के मामले ज्यादा हैं, जहां पे जनसंख्या ज्यादा रहती है, घनत्व ज्यादा रहता है, वहां पे मुश्किल हो जाता है वायरस को कंट्रोल करना। देखिए, ये पैंडेमिक है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और वेंटिलेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि लोगों ने, जैसे भी केसेस कम हुए हैं, लोगों ने अपने मास्क के वो क्राउडेड प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो जिन राज्यों में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां बिल्कुल इन्फेक्शन है, एक आदमी कितने लोगों को फैला सकता है ये इन्फेक्शन, तो बिल्कुल वहां पे इन्फेक्शन बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। जी बिल्कुल, यही जरूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि जब तक आप अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को नहीं बदलेंगे, तब तक इस वायरस को रोकना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर देबू वर्मा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां घनत्व की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक वक्त ये भी था कि हमने ये देखा, आसाम में ये बोला गया कि शायद हमें मास्क की जरूरत नहीं है। तो क्या जब दूसरे पूरे राज्यों में बढ़ रहा था और वहां कम था, तो शायद थोड़ा सा ढिलाई हो गई, थोड़ी सी लापरवाही हो गई? देखिए, पूर्वोत्तर के राज्य में डेंसिटी बाकी जगह से कम है, ये ठीक है, मगर आप अगर अर्बन एरियाज में जाएंगे तो अर्बन एरियाज में नॉर्थ ईस्ट में भी डेंसिटी अच्छा खासा ही है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में डेंसिटी कम है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि 1 से 1.5 महीने 2 महीने के बाद प्रभाव आना शुरू हुआ है, फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी। हम जो बाकी जगह पे इंडिया में जहाँ पे केसेस कम आने लग गया है, वहां पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस था, जितने भी कंटेनमेंट मेजर्स था, उसमें थोड़ा सा छूट दिया गया है। देने की वजह से क्या हुआ, देने की वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर से जो ट्रेवलिंग के लिए थे, जो काम के लिए बाहर थे, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग इंडिया के वेस्टर्न नॉर्थ इंडियन साइड में काम करते हैं, तो ये लोग भी, कि ऐसा ना हो कि आगे जाके लॉकडाउन हो। 2020 का जो सिनेरियो था उस हिसाब से सोचते बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट में लौट के भी आया है। तो इससे क्या हुआ, कुछ एयरपोर्ट वगैरह में, स्टेशन वगैरह में मैंडेटरी टेस्टिंग वगैरह भी कराया है। बट द सिंगल पॉइंट ऑफ टेस्टिंग करने से ये तो कंफर्म नहीं होता है कि ऑन द वे ऑफ द ट्रेन, ऑन द वे ऑफ द फ्लाइट, कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ केसेस ट्रेवलर्स जो थे, जो रिटर्नी थे, उनके वजह से भी फैला है। हाँ, ये बात है। 2020 के में जो अभी दूसरे जो स्पीकर है उन्होंने भी बोला है कि लोग सेकेंड वेव में बहुत रिलक्टेंट बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट वेव, क्योंकि फर्स्ट वेव में जैसे अंदर डर था कि कुछ हो जाएगा, कोरोना है तो ये है। अब क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीनेशन का अच्छा खासा ड्राइव चला है जी। जैसे मेरे राज्य त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 27 to 28 लाख डोजेस दे दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिला के, आउट ऑफ 39 लाख पॉपुलेशन।
तो वैक्सीनेशन के वजह से भी लोगों में एक वो था कि एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है कि मैंने तो वैक्सीन लिया है, अगर कोरोना होता भी है उतना सीवियर नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी बात कुछ इम्पैक्ट होता है। और बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बातें हैं, डेफिनेटली उसमें लोग बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, डिपार्टमेंट के साइड से बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ जगह पे अच्छे इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ जगह पे उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो देखते हैं कमिंग डेज में किस तरह से उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। खैर वैक्सीनेशन हमारे लिए एक अच्छा तरीका है जिससे हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं, पैंडेमिक के फैलाव को रोक सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इन राज्यों में जहां ग्राफ ऊपर जा रहा है उस पर नकेल कसेगी और तीसरी लहर को आने से हम रोक सकेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि टीका लेने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर, वैक्सीनेशन की ड्राइव पूरे देश में चल रही है, लोगों के मन में हल्की सी चिंताएं रहती हैं। टीका जब लिया है उसके बाद कौन सी सावधानियां बरतें और किन बातों पर खास तौर पे नजर रखें, और साइड इफेक्ट्स छोटे मोटे जो भी हों वो क्या हो सकते हैं? देखिए, कोविड वैक्सीन इज ए सॉर्ट ऑफ मिनी कोरोना, जिसको हम लोग इंड्यूस करते हैं, जिससे बीमारी तो ना हो लेकिन इम्यूनिटी डेवलप कर जाए। तो माइनर फ्लू लाइक सिम्टम्स आर वेरी वेरी कॉमन अगेंस्ट ऑल द वैक्सीन, जिसमें हल्का सा फ्लू लाइक सिम्टम होना, जुकाम आना, बॉडी एक होना, और दिस शुड नॉट बी ए रीजन ऑफ वरी। इसके लिए आप एक सिंपल पैरासीटामोल लेके काम चला सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया था लुकिंग एट द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। तो नॉर्मली एक वैक्सीन को डेवलप करने में 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं, और यहाँ 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ हो गया। तो इट हैज नॉट बीन स्टडीड वेल कि बाकी दवाइयों के साथ, बाकी मॉर्बिडिटीज के साथ इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो कोई भी दवा इसके साथ ना लें। उसी तरह ट्राई टू टेक प्रिकॉशंस, अल्कोहल ना लें। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मैसेज चल रहा था हमारे स्कूल में कि कब तक अल्कोहल बंद रखना है। एक्चुअली 2 या 3 दिन तक सचेत रहें, वॉचफुल रहें। क्यों? क्योंकि किसी भी आदमी को किसी भी चीज से रिएक्शन हो सकता है। जिस तरह पेनिसिलिन जान बचाती थी और रिएक्ट भी कर सकती थी, तो वैक्सीन से भी देयर इज ए पोटेंशियल रिस्क ऑफ एनाफाइलैक्सिस। तो प्रोटोकॉल अपने बहुत अच्छे हैं कि फॉर हाफ एन आवर तो हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्व करने की सलाह दी जाती है, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो अगर आधा घंटा अच्छा गुजर गया तो प्रोबेबली मेजर रिस्क नहीं आएगा। लेकिन हम लोग स्ट्रे कहानियां सुनते हैं कि देयर वाज ए डॉक्टर इन साउथ जिसे डाइक्लोफेनेक हुआ, फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ। नोबडी नोज कि ये डाइक्लोफेनेक कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस टाइम में ओवर द काउंटर अपनी मर्जी से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना लें। पैरासीटामोल हल्की फुल्की सिम्टम्स के लिए ले लें, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के पहले खून पतला करने वाली दवाइयां ना लें। एंड व्हेनेवर यू थिंक कि कुछ अबनॉर्मलिटी आई, तो रादर देन डूइंग सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग, सीक हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स। ये 1-2 दिन प्रॉब्लम रहेगा, फिर ये गुजर जाएगा। बिल्कुल। और इस दौरान खाने पीने की किन बातों पे ध्यान दें? क्योंकि लोगों को लगता है, आपने ये तो बता दी कि शराब से दूर रहें बेहतर है, शराब, धूम्रपान, इस तरह की चीजों को कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 2 दिन आप बोल रहे हैं, लेकिन खाने पीने में कुछ एहतियात भी बरतें, किसी चीज से फायदा हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, अगर हम खाने की बात करें तो इस पे तो कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एज सच नहीं है, लेकिन आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना इज इजी। विटामिन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो इन चीजों को हम लिबरली ले सकते हैं। जी। और एलर्जोजेनिक, जितना रिएक्शन प्रोटीन से होता है उतना बाकी चीजों से कम होता है। तो दिस वुड बी माय पर्सनल सजेशन कि सुपाच्य खाना लें, एनी फूड विच यू इजीली डाइजेस्ट। अब मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इनफैक्ट देयर इज अ फैमिली मेंबर जिसे अंडे से प्रॉब्लम है,
तो दे शुड अवॉइड सच थिंग जिससे उनको सूट नहीं करता हो। तो एनीथिंग विच इज इजिली डाइजेस्टेबल वो लें। इम्यूनिटी इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन, और इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना हमारे एंटीबॉडीज बेटर बनेंगे। तो उसके लिए एनी फूड जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, मेनली कलर्ड फूड जिसे बोलते हैं, रंगीन चीजें सच एज कैरेट्स, फ्रूट्स, सैलड, इनको अगर ज्यादा लेंगे तो मे बी कि हमारे इम्यूनिटी बिल्डअप करने में ये वैक्सीन ज्यादा कामयाब होगी। और हाइड्रेटेड भी रहें डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसा कहा कि ये ना वैक्सीन का मतलब ही है माइनर वायरल इन्फेक्शन को इंड्यूस करना। तो उस टाइम में हो सकता है आपको भूख ना लगे, हो सकता है आप थोड़ा सा सुस्त रहें, तो उस टाइम में अपने बॉडी को पर्याप्त पानी पीते रहें, स्पेशली इस गर्मी में, कि अगर आप डिहाइड्रेट होंगे देन कॉम्प्लिकेशंस वुड बी मोर। तो रेस्ट लें, हाइड्रेशन रखें, पानी ज्यादा पिए, सुपाच्य भोजन खाएं, बहुत ज्यादा प्रोटीन स्नैक्स या पैक्ड फूड ना खाएं, और उन चीजों को अवॉइड करें जो आपको हजम नहीं होती। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब ये सारी टिप्स देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग अपना टीके का स्लॉट बुक करा चुके हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।